नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है भोपाल में केरला स्टोरी, धर्मांतरण की नई फिल्म। ये बहुत ही समाज के लिए एक चिंता की बात है। हालांकि इसके पीछे वही घृणा से भरा हुआ एक कारोबार है, जहां सुनहरे सपने दिखाकर लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को एक ऐसे काम की तरफ धकेल दिया जाता है जहां इसके बारे में सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब कहानी धर्मांतरण की तरफ आगे बढ़ जाती है तब चिंता और बढ़ जाती है कि कुछ सिरफिरे लोग, ये हमेशा याद रखिएगा, कुछ सिरफिरे लोग जो इस तरह से सोचना शुरू करते हैं, वो एक बड़े समाज में विभाजन की रेखा खींच देते हैं। और ये भी अनफॉर्चुनेट एक फैक्ट है कि हमें ये लोग ज़्यादा याद रह जाते हैं और मोहम्मद दीपक जैसे लोग बड़ी जल्दी हमारी मेमोरी से निकल जाते हैं। वो एक शख्स जो धारा के विरुद्ध तैर कर कह रहा है कि क्यों बदलेगा ये दुकानदार अपनी दुकान का नाम, वो हमें याद नहीं रहता, लेकिन हमें ये याद रह जाता है। लेकिन दोनों ही ये जो कहानियां हैं, सच्चाइयां हैं, ये बहुत दुख से भरी हुई है। धार्येति धर्म जिस सनातन में ये कहा गया है, और कमोबेश ये सभी धर्मों के लिए सत्य है, वहाँ किसी की मर्जी के विरुद्ध उसका धर्म परिवर्तन करना और इसमें किसी भी तरह की सवाब या पुण्य की बात ढूंढना एक बहुत ही विकृत और निचले स्तर की मानसिकता है। और ये भी एक दुर्भाग्य है कि इन सब विषयों पर धर्माचार्य जिस तरह उन्हें बोलना चाहिए सामने आकर, ख़ासतौर से जिस भी धर्म में ये घट रहा हो, चाहे वो दीपक मोहम्मद हो, चाहे वो ये धर्मांतरण हो, भोपाल फाइल्स हो, केरला स्टोरी की तर्ज पर, दोनों तरफ के धर्माचार्यों को सामने आकर घोर निंदा करनी चाहिए। आज इसी विषय पर डिबेट होगी, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट, उसके बाद मेहमानों के साथ चर्चा की तरफ बढ़ी। भोपाल में एक बार फिर केरला स्टोरी जैसा कथित धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत बागसिवनिया थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस के मुताबिक दो सगी बहनें अमरीन और आफरीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए युवतियों से संपर्क करती थी। इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर नौकरी का ऑफर, रहने खाने और अच्छी तनख्वाह का लालच देती थी। चंदन भी हर काम में उनका साथ देता था। जांच में सामने आया कि आरोपियों के मोबाइल फोन से संदिग्ध चैट, फोटो और कथित डील से जुड़े ब्रॉडकास्ट ग्रुप मिले हैं। शुरुआती जांच में इस नेटवर्क के तार अहमदाबाद, मुंबई और बेंगलुरु से जुड़े होने की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सागर रॉयल विला के 301 नंबर कमरे से ये पूरा नेटवर्क चलने की बात सामने आई है। अच्छा, एक आपने देखा तो होगा, पहनावा कैसा रहता था इनका? कुछ भैया बुरखे ही थे इनके। तो बड़ी संख्या में जो युवक भी आते थे क्या, ऐसा कुछ? भैया सब रात में आते थे, जो आते थे उस टाइम हम अपन का तो गेट वेट सब बंद रहता था, अपन नहीं जानते इनको। अच्छा, रात में ही आते थे। कौन कौन रहता था इनके साथ, देखा होगा आपने कभी? एक औरत और 2 बच्चे देखे हैं बस हमने। पुलिस ने मौके से डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेज भी बरामद किए हैं। शिकायत में युवतियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें बेहतर जीवन शैली और पार्टियों का सपना दिखाकर यहां लाया जाता था। जांच एजेंसियां अब मानव तस्करी, दुष्कर्म, जबरन अवैध गतिविधियों में शामिल किए जाने और कथित धर्मांतरण जैसे सभी एंगल पर जांच कर रही है। अभी तो चूंकि इन्वेस्टिगेशन बहुत प्रारंभिक दौर में है और अभी सिर्फ ये है कि इनका जो शोषण हुआ था या इनको जो काम पे रखा गया था उसके बारे में जानकारी मिली है, तो उसको हमने आगे बढ़ाया है। फिलहाल केवल 2 ही पीड़िता हैं जिनके द्वारा FIR दर्ज कराई गई है और उन 2 के ही अभी कथन बयान हो रहे हैं और उन 2 के बताए हुए तथ्यों के आधार पर ही विवेचना को आगे बढ़ाया गया। देखिए, थाना बागसिवनिया की घटना है। फरियादिया की रिपोर्ट पर दुष्कर्म और अन्य धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें अभी तक 3 आरोपियों को राउंड अप किया जा चुका है। 3 जो अन्य आरोपी हैं उसके लिए हमारी टीमें रवाना है। शीघ्र ही उनकी इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। पूछताछ जारी है। इसमें आरोपी की संख्या अभी 3 अन्य आरोपी जो शेष है उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में डिजिटल साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है। कॉल डिटेल और बैंक ट्रांजैक्शन की जांच से ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या ये एक बड़ा संगठित नेटवर्क है। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश में अलग अलग टीमें गठित की गई हैं।
इस बीच मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सख्त कार्रवाई और कठोर कानून की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने इसे कानून व्यवस्था की नाकामी बताकर जवाब मांगा है। डरा धमकाकर उनको बार बार ब्लैकमेल किया जाता है और इसलिए मैं चाहूंगा कि अब सरकार को लव जिहाद और धर्मांतरण करने वाले षड्यंत्रकारियों पर, चाहे पुरुष हो या महिला, ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था सरकार की व्यवस्था है, सरकार को संभालना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए। इनके अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस और दूसरे लोग मिले रहते हैं तभी ये हो पाती है। बगैर पुलिस के संरक्षण के कभी नहीं होता अवैध धंधा। फिलहाल जांच जारी है और कई अहम कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। क्या ये इंटरनेशनल आपराधिक नेटवर्क है? क्या इसका मकसद धर्मांतरण था? क्या ये संगठित शोषण का मामला है? इन सवालों के जवाब जांच होने के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि ये मामला समाज और सियासत दोनों के लिए बड़ी परीक्षा बन गया है। हमारे सवाल देख लीजिए। भोपाल में ये जो केरला स्टोरी जैसी कहानी सामने आई है, ये किसी इंटरस्टेट यानी अंतर्राज्यीय किसी क्राइम नेटवर्क का हिस्सा है या इसके तार और भी आगे जा सकते हैं? क्या शोषण और मानव तस्करी के साथ इसमें कथित धर्मांतरण एंगल भी शामिल है? क्या भोपाल में ऐसे नेटवर्क का होना खुफिया और स्थानीय निगरानी तंत्र की चूक है? तो ये हमारे सवाल हैं और आगे बढ़ेंगे हम इन सवालों के साथ कि आखिर अगर इसके पीछे हम माने भी कि एक नेटवर्क है, तो ये नेटवर्क क्या घृणा का नेटवर्क है और इसकी कोशिश ये है कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के बीच में कहीं ना कहीं जो खाई है, जो बहुत छोटी कुछ घटनाओं की वजह से उत्पन्न होती है या नहीं भी है, उसको बड़ा कर दिया जाए और अंग्रेज़ों के दौर की तरह हिंदू और मुसलमान इनको इस तरह से आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए कि तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ता भारत दंगों में उलझे, या दुनिया के कुछ बड़े मुल्क जो चौधरी कहलाते हैं वो ये कहें कि नो नो नो, इट इज़ नॉट फेयर, इट सीम्स दैट इंडिया इंडल्जिंग हिमसेल्फ इन कम्युनल टेंशन एंड हैट्रेड। क्या ये वो कॉन्स्पिरेसी है कि आप तीसरी अर्थव्यवस्था से पीछे खिसकें, लड़ें, गृह युद्ध जैसे हालातों की तरफ बढ़ें? थोड़ा सोचना पड़ेगा सर। यहाँ से भावना में मत बह जाइएगा। ऐसा नहीं है कि ना मुगल बदल पाए, ना धर्मांतरण कर पाए, ना कोई बड़े बड़े आक्रांता आए। आज भी बहुसंख्यक ही हैं। थोड़ा सा सोचिएगा दिमाग में जोर डाल के। 1000 साल की गुलामी का इतिहास है हिंदुस्तान की। इसमें डच भी हैं, अंग्रेज भी हैं। नहीं तो आज पूरा भारत, आधे से अधिक भारत क्रिश्चियन होता, आधे से अधिक भारत अल्पसंख्यक होता या बहुसंख्यक अल्पसंख्यक होता। बहुत सारी कहानी, लेकिन दिमाग मत छोड़िएगा, दिमाग के साथ आगे बढ़िएगा। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ स्टूडियो में हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता आनंद जाट जी, उनका स्वागत है। हमारे साथ है मनोज सैनी जी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज, आपका स्वागत है। और हमारे साथ और जो 2 मेहमान हैं उनका परिचय भी आपसे करा दें। विजय अग्रवाल जी हैं जो सेवानिवृत्त ब्यूरोक्रेट हैं, मैनेजमेंट गुरु हैं, अध्यात्मविद हैं और एक समाज विज्ञानी भी हैं। तमाम चीज़ें उनके साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर अग्रवाल, पहली टिप्पणी आपसे लेकर हम आगे बढ़ते हैं। किस तरह देखते हैं आप इन विषयों को, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके माध्यम से ये चीज़ भी आगे बढ़ती है कि समाज को बांटना है, भारत को पीछे करना है। क्योंकि सबसे जो जिसको कहा जाता है शैडो वॉर, दुनिया के वो तमाम मुल्क जो हमें पीछे देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भारत अपने आंतरिक संघर्षों में घिर जाए। ये भी एक बात है, लेकिन बहरहाल ये इतना बड़ा विषय नहीं है। कैसे देखते हैं आप इसे? जी देखिए, ये तो बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है जिस तरह से ये घटनाएं होती हैं और देश के लगभग काफी बड़े हिस्से में ये घटनाएं होने लगी हैं। अमूमन अखबारों में इस तरह की घटनाओं के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल लोकल लेवल पर हो रहा हो या कुछ लोगों के अपने दिमाग की फितूर हो, ऐसा तो नहीं लगता है।
इसके पीछे बकायदे एक सोची समझी रणनीति कह लीजिए, साजिश कह लीजिए, वो है। दूसरी बात कि भले ये घटनाएं लोकल लेवल पर हो रही हैं, लेकिन इनके जो तार हैं वो बहुत बड़े स्तर पर फैले हुए हैं। ये पूरा का पूरा एक जबरदस्त किस्म का नेटवर्क होता है, क्योंकि बिना उस नेटवर्क के इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना उतना आसान नहीं है। ये सच पूछिए तो असंभव सा ही है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। देखिए, जो भी ये कर रहा है या जिसके साथ ये हो रहा है, वे सब समाज के ही हिस्से हैं। उन्हें समाज के बीच में ही रहना है, जवाबदेही है उनकी। तो बिना किसी ऊपर के सपोर्ट के, बिना नेटवर्क के तो ऐसे कदम नहीं उठाए जा सकते। अब सवाल यह है कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है, मंशा क्या है करने का। तो ये भी काफी कुछ मामलों में तो स्पष्ट है, बहुत सी बातें आप कह चुके हैं, उनमें से कोई भी मुद्दा हो सकता है। भारत को शुरू से ही, आजादी के बाद से ही खासकर अलग अलग तरह के इस तरह के संकटों का सामना करना पड़ा है। कभी पता लगा कि आप वाद के नाम पर दे रहे हैं, कभी धर्म के नाम पर हो रहा है, कभी जाति के नाम पर हो रहा है। तो इस तरह की घटनाएं तो लगातार होती रही है और हिंदुस्तान उनका बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला भी करता रहा है। बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि ऐसी जो घटनाएं होती हैं हमें बहुत पीछे ले जाती हैं। आपने सही कहा, पीछे ले जाती हैं। और ये भी एक एंगल है कि ऐसी घटनाएं भारत में, इनका प्रतिशत ऐसा नहीं है कि अगर हम बात करें कि कुछ सिरफिरे लोग ये करते हैं, तो अमेरिका से ऐसी खबरें क्यों नहीं आती कि वहाँ पर ये प्रताड़ना के बाद धर्मांतरण की तरफ ले जाया गया, या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जहाँ इस तरह की घटनाएं, वहाँ से ये सूचना क्यों नहीं मिलती हमें कि धर्मांतरण भी किया जा रहा है। ये घटना भारत में अधिक क्यों होती है? इसके सामाजिक आर्थिक पक्ष भी हैं। गरीबी एक बड़ा कारण है। बहुत जल्दी व्यक्ति को या लड़कियों को प्रलोभन की तरफ खींचा जाता है। और अभी एक चर्चित फिल्म का डायलॉग भी था, वो भी एक दुर्भाग्य है कि जिसमें एक अधिकारी ये कहता है, बात धुरंधर की कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान तो बाद में है, पहले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान ही है, या हिंदुस्तानी वो हैं जो कमज़ोर सोच रखते हैं और अपने ही मुल्क के विरुद्ध काम करना शुरू करते हैं। सनी मालवी भी हमारे साथी जुड़ गए, एक छोटी टिप्पणी उनकी लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे, जो लगातार इस खबर पर। सनी, और क्या अपडेट है, संक्षेप में हमें बताएं इस खबर को लेकर, बेहद महत्वपूर्ण खबर को लेकर। जी, निश्चित तौर पे शरद जी, इस पूरे मामले में पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता के साथ लिया है। अभी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 3 आरोपी अब लगातार फरार है। इस पूरे मामले को लेकर जो अहमदाबाद, बेंगलुरु और मुंबई से तार जुड़े हुए हैं, ये 2 सगी बहनें जो पूरे मिलकर जो है गिरोह चलाती थी। कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर जो है लगातार जो है तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जो मेन आरोपी है चंदन यादव, उस चंदन यादव जो है इस्लामिक धर्म उसने अपना लिया था और इस मामले को लेकर चंदन यादव से भी लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन उसका जो है नाम चेंज नहीं किया गया था, किसी को शक नहीं हो इसलिए उसने नाम चेंज नहीं किया था। लेकिन जो मेन है वो चंदन यादव ही है, जो 2 सगी बहनों के साथ मिलकर जो है धर्म परिवर्तन और जो है ये पूरा रैकेट चलाता था। पीड़िताओं की संख्या क्या, जिनके शोषण की बात सामने आई है, क्या ये और अधिक संख्या बढ़ सकती है? और इसके पीछे कोई इंटरस्टेट कोई ग्रुप भी सक्रिय है, ऐसा भी हो सकता है क्या? जी, निश्चित तौर पे इस सभी एंगल में भोपाल पुलिस जो है जांच में जुटी है। अभी 2 पीड़िताओं के नाम सामने आए और लगातार जो है पीड़िताओं की संख्या भी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी जो पीड़िता हैं वो डरी और सहमी है। तो लगातार उनसे भी काउंसलिंग की जा रही है इस बारे में। जी, बहुत शुक्रिया सनी, और लगातार खबर पर बने रहिएगा। आपने इसमें काफ़ी गंभीरता से काम किया। मनोज, 1857 के संग्राम में एक विषय ये भी था कि गाय की चर्बी या सुअर की चर्बी, वजह क्या था सबको मालूम था, बांटना। नहीं, हम इसको नहीं लगा सकते हाथ, हम इसको नहीं लगा सकते। ये चीज़ आज भी है। हम देख रहे हैं कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में ये चीज़ें ज़रूर चलती हैं, लेकिन इनका निशाना वो देश बनते हैं जहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी आर्थिक कमज़ोरी है या प्रलोभन की वजह से। आपने भी काफ़ी इस तरह की स्टोरीज़ को देखा है, कवर किया है। अभी हम देख रहे हैं कि उज्जैनी से कुछ घटनाएं ऐसी सामने आ जाती। कारण यही है कि कहीं एक खाई पैदा करो और आपस में वैमनस्य या घृणा का एक दीवार बड़ी खड़ी करो। शरद जी, इसमें एक और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। ये पहली बार देख रहे हैं कि कोई महिला इसमें शामिल है।
अभी तक जितने भी आरोपी पकड़े गए, इससे पहले फरहान का मामला सामने आया था तो उसमें सभी युवा या लड़के शामिल हुआ करते थे, लेकिन इसमें 2 बहनें, यानी आप ये समझिए, पुलिस के कुछ अधिकारियों से मेरी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी, तो उन्होंने इस लाइन पर बड़ी गंभीरता से लिया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 2 जो बहनें हैं, इसके अलावा कुछ अफसर, कुछ अलग अलग दफ्तरों में काम करने वाली महिलाएं तो कहीं इनसे नहीं मिली है, तो एक अलग तरह का रैकेट तो काम नहीं कर रहा। तो कुछ ऐसे इनपुट भी सामने आए हैं जिसमें ये बड़ा चौंकाने वाला तथ्य कुछ दिनों में सामने आने वाले, जिस तरह से पुलिस जांच कर रही है इसमें। तो ये लेकिन ये भी नहीं भूलना है कि 2 मुस्लिम लड़कियां हैं और एक हिंदू युवा भी है, जिस चंदन जो खुद मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लिया, ऐसा कहा जा रहा है, आदि विधिवत तरीके से नहीं किया। लेकिन जहां तक ये घटनाक्रम है, मैं तो इंदौर में भी लंबे समय रहा, तो ये जब छोटे शहरों से लड़कियां आती है तो वो बड़े सपने तो देखती, स्वाभाविक तौर पर एक बड़ा महानगर का जब उनको चकाचौंध मिलती है तो उस चकाचौंध में वो खो जाती है। और इसमें भी जो 2 महिलाएं हैं वो घरों में काम करने वाली हैं। पहले उन्होंने बस्ती से आलीशान विला, फिर एकदम जब मिला तो उस तरह उसमें शामिल हुई। तो हमें लगता है कि इसको समझने की जरूरत है। आपके घर में भी कोई काम कर रही है तो ये हमारी ड्यूटी भी बनती है कि उससे एक बार चर्चा कर ली जाए, कहीं ऐसे रैकेट में तो नहीं फंस रही, क्योंकि जब एक बार व्यक्ति फंस जाता है, एक बार महिला फंस जाती है तो बता नहीं पाती है। और इसमें भी यही हुआ, क्योंकि करीब करीब जो 2 महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी बात कह दी है, जैसा सनी कह रहे थे, और कई ऐसी महिलाएं और हैं जो डर के कारण समाज में दूसरे तथ्यों को सामने रखते हुए शायद वो सामने नहीं आ पा रही। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। लेकिन इन दिनों या बीते करीब 2-3 वर्षों से हम देख रहे हैं कि ऐसी घटनाओं की संख्या भारत में और भारत के अलग अलग राज्यों और शहरों में बढ़ती चली जा रही है। आनंद जी, एक क्विक कमेंट आपका। मध्य प्रदेश में ये जो घटनाएं हैं लगातार हो रही हैं और बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि ये मध्य प्रदेश जो शांति का टापू होता था, वहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये कोई भी इस तरह का नेटवर्क जो है वो एक दिन में तैयार नहीं होता है शरद जी, लंबा वक्त होता है। और मध्य प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है उसे भी लगभग 20-22 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है। तो अगर जैसा मैं रामेश्वर शर्मा जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि लव जिहाद का मामला है, धर्मांतरण का मामला है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सरकार धर्मद्रोही सरकार है जिसमें न धर्म सुरक्षित है न धर्म की बेटियाँ। अगर धर्मांतरण हो रहा है तो धर्म सुरक्षित नहीं है, और लव जिहाद हो रहा है तो धर्म की बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। सुरक्षा देना सरकार का काम है। और रामेश्वर शर्मा जी जिस तरह से इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जो लव जिहाद और धर्मांतरण हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इस तरह की घटनाएं और इस तरह की जो अपराध हैं वो जब सामने आते हैं तो मध्य प्रदेश का निवासी होने के नाते मुझे बहुत दुख और कष्ट पहुँचता है। हर किसी को कष्ट होना चाहिए इस तरह की घटनाओं पर, लेकिन सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है। जवाबदेही, जिम्मेदारी तय होना उतनी ही ज़रूरी है। ये प्रश्न मध्य प्रदेश का है, भारत का प्रश्न जैसा आपने कहा, तो इस प्रश्न पर क्या जवाबदेही से बचा जा सकता है, जैसा कि भागीरथपुरा में बचा जा रहा है, जैसा कि निमावर में बचा गया था? सवाल बहुत सारे हैं। भोपाल में 26 टन गोमांस पकड़ा गया है। क्या ऐसी सरकार को हम धर्म की सरकार कहेंगे? नहीं कह सकते। सवाल पूछेंगे। जी, दुर्गेश जी। देखिए शरद जी, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, था और रहेगा। क्या पुलिस ने त्वरित कार्रवाई नहीं की? क्या पुलिस ने विथिन 4 आवर्स जो इसमें कल्प्रेट हैं उनको गिरफ्तार करने का काम किया और आगे की जांच भी चल रही है। और धर्म की निश्चित रूप से आपको, इसलिए कांग्रेस को इस चीज़ को ऐसा बुरा लगता है क्योंकि ये उस विशेष वर्ग की राजनीति करते हैं जो विशेष वर्ग धर्मांतरण में लिप्त रहता है। इनके खुद के पार्षद, और अभी मेरे ख्याल से आप तथ्यों पर हैं दुर्गेश जी। मैं तथ्यों पे दे रहा हूँ, इनके ही पार्षद, इनके ही नहीं, मैं तथ्यात्मक ही जवाब दे रहा हूँ। मगरमच्छ बनाने वालों के बारे में बात करूं? किसी की मगरमच्छ की सब बात करो आप, हम तो किसी चीज से बचने का काम नहीं कर रहे। हमने, हमारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करने का मंत्री का संरक्षण, और हमने किसके पास संरक्षण है? आप ऐसे ना जवाब दें। आप, मेरा कहना है कि आप गंभीरता से अपनी बात रखें। जी, लोग सुन रहे हैं आपको। शरद जी, निश्चित रूप से, और शांति का टापू ये बोल रहे हैं इस बात में आकर, शांति का टापू है, था और रहेगा, मैंने स्पष्ट किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करने का काम किया और जो भी इस तरह के
धर्मांतरण करता है, झूठे तिलक लगा के, कलावे पहन के दोस्ती गांठता है, वो निश्चित रूप से पुलिस की उसमें स्वतंत्रता विधेयक के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं और पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। आज इस प्रकरण में आज हम जिसमें आपके चैनल पर डिबेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रकरण आपने ये विषय भी उठाया है और उस विषय पे हम जब बात कर रहे हैं तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है 3-4 घंटे के अंदर। अब जब तक जो इसमें पीड़ित थे वो वर्ग जब तक नहीं जाएगा तो पब्लिक पुलिसिंग नहीं हो सकती इन चीज़ों पे। पर जैसे ही पुलिस के पास कोई प्रकरण जाता है, पुलिस त्वरित कार्रवाई करने का काम करती है और इस वाले मामले में भी अनेक अभी हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। सनी मालवीय जी अभी उस बात पे जो हमारे संवाददाता हैं वो स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करने का काम किया। और आनंद जाट जी हमारे विपक्ष के नेता भी हैं, यहाँ पे साथ में बैठे। अगर इनको लग रहा है कि कार्रवाई में कहीं कोई कमी है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये उसकी बात करें। ये इधर उधर की अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए, ये विषय राजनीति चमकाने के लिए नहीं होते हैं। हमारा फिर इंदौर पे भी आरोप है, इनके पार्षद क्यों उसमें संलिप्त मिले। अब पत्थरबाजी कौन करता है, ये अभी उस दिन जो विषय था उसमें सामने आ गया। तो इन चीज़ों पे अगर जाना है तो राजनीतिक विषय उसको डाइवर्ट करने का काम कांग्रेस करेगी। बाकी पुलिस ने जो कार्रवाई की है, आप बताइए कि इसमें और अच्छी कार्रवाई क्या हो सकती है और हमारी पुलिस क्या कर सकती है। मध्य प्रदेश में सबकी जवाबदारी मिल जी नहीं, ये बात ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि अगर दोनों तथ्य ढूंढने जाएंगे तो शायद दोनों की सरकारों के समय ऐसे तथ्य आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या उनको आधार बनाकर हम सरकारों की निष्ठा पर, क्या कोई सरकार ये चाहती है कि उसके राज्य में समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी तत्व पनपे? आपको याद होगा आनंद जी, झिरन्या कांड रतलाम का, जहां AK-47 कुएं से मिली थी, लेकिन क्या उसके पीछे क्या कांग्रेस सरकार का हाथ था? ये नहीं कहा जा सकता। ये तमाम बातें हैं। और सिमी का नेटवर्क जो डेवलप हुआ और जिसको ध्वस्त किया गया, क्या इसको कांग्रेस सरकार ने प्रश्रय दिया था? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ये चीजें डेवलप होती हैं। जी अब बोल लीजिए जल्दी से क्योंकि वक्त बहुत कम है। प्रश्रय देने या उस सब बातों को नहीं कर रहा हूँ। जिम्मेदार कौन है, जवाबदेही किसकी है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 20 साल पुरानी बात की जाए या 40 साल आज क्या हो रहा है उस पर सवाल तो पूछा जाएगा ना, और उस पर सवाल होने चाहिए। जब झिरनिया कांड की जवाबदेही तय होनी थी तो तय की गई। मैं वही कह रहा हूँ और आज भी यही कह रहा हूँ कि एक घटना नहीं है। आप भोपाल में 26 टन गोमांस पकड़ा जाता है, कोई सवाल नहीं। लेकिन मेरा एक निवेदन जरूर है, मैं इसी को सवाल के रूप में डॉक्टर अग्रवाल की तरफ ले चलूंगा। डॉक्टर अग्रवाल, आज कोई हेल्पलाइन बीजेपी की या कांग्रेस की ऐसी है, मुझे नहीं मालूम है, जहां इस तरह के केसेस को सुनने के लिए 24 घंटे कार्यकर्ता उपलब्ध हों कि हाँ, अगर किसी का यौन शोषण हो रहा है, उसके साथ कोई अत्याचार अनाचार हुआ है, तो बहुत संवेदनशील और ट्रेंड किसी मनोचिकित्सक से प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की हेल्पलाइन हो। आखिर ये क्यों हो रहा है? ये कारण भी तो समझना होगा कि आज के बच्चे, युवा, उनका एक्सपोजर बहुत अधिक है। ये तो एक कमजोर तबके की बात है। आप पढ़े लिखे बच्चों को देखिए, नशे की बात है। हर चीज हम सरकार के माथे पे भी नहीं डाल सकते कि साहब ये जो हो रहा है, ड्रग्स जो हो रहा है, सरकार प्रश्रय दे रही है। ये जो हो रहा है धर्मांतरण, सरकार प्रश्रय दे रही है। ये शराब नोशी जो बढ़ रही है, सरकार प्रश्रय दे रही है। आखिर सामाजिक भूमिकाएं, राजनीतिक दलों की भूमिकाएं और साथ में सरकार की भूमिका, सब क्या संयुक्त रूप से तय नहीं जवाबदेही होनी चाहिए? जी डॉक्टर अग्रवाल। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे शरद जी। और खासकर ऐसे मामलों में मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो समाज की होती है। समाज, मैं उस रूप में नहीं कह रहा हूं कि समाज के मूल्य क्या हैं, उनके अपने सिस्टम क्या हैं। समाज में इंडिविजुअल से लेकर के आस पास पड़ोस के लोग रह रहे हैं, उन गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। सच पूछे तो कभी कभी तो मुझे ये भी आश्चर्य होता है कि वो सागर विला जैसी जगह पे रह रही है। अभी एक स्टेटमेंट भी था आपके रिपोर्टिंग में कि महिला कह रही कि ऐसे ऐसे आते थे, जाते थे, करते थे, तो वो हमने देखा, ज्यादा नहीं देखा। तो सवाल ये है कि लोगों को ये क्यों नहीं लगता है कि कुछ संदिग्ध बातें हो रही हैं, गतिविधियां हो रही हैं, और इसके लिए हम पुलिस को इत्तला करें, उनको जानकारी दें, या आपस में उसको लेकर के कुछ बातें करें, उसका विरोध करें। सोसाइटीज होती हैं। अगर समाज सतर्क हो जाए, थोड़ी सी अपनी भूमिका को रिकॉग्नाइज कर ले,
तो ऐसा तो नहीं है कि इस तरह की घटनाएं एकदम जीरो हो जाएंगी, क्योंकि इनके पीछे बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही होती है। आसान तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ कम किया जा सकता है। बिल्कुल। दूसरी बात जो आपने कही वो डेफिनेटली मैं एग्री करता हूं कि लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। आजकल जो बिल्कुल एक आकर्षण चल रहा है धन के प्रति, सुख सुविधाओं के प्रति, इसके माध्यम से किसी को भी आप किसी भी चीज के लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो बिल्कुल अपने रास्ते से भटकने को तैयार बैठे हुए हैं। एक तो उनमें मैच्योरिटी नहीं है, आर्थिक समृद्धि नहीं है। बिल्कुल सर, वक्त कम है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बाकायदे काउंसलिंग भी होती रहनी चाहिए और समाज को सबसे पहली बात है कि अपनी भूमिका को एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, राजनीति की अपनी भूमिका होती है, लॉ एंड ऑर्डर अपना काम करेगी, लेकिन समाज की भी तो अपनी कोई जिम्मेदारी बनती है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल आपने सही कहा। और ऐसे बहुत से किस्से आज़ादी के बाद से, आज़ादी के पहले से अब तक हमारे पास हैं जो ये बताते हैं कि समाज की भूमिका बहुत मजबूत होती है। आज समाज की भूमिका क्या है? हम जहाँ रह रहे हैं, आपसे पूछ लिया जाए पड़ोसी का नाम बताइए, 3 पड़ोसी के नाम बता दीजिए। अगर आप कहेंगे वो तो बात ही नहीं करता मुझसे, मैं क्यों बात करूँ, उसकी गाड़ी दूसरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट गाड़ी पे चलता है, रेंज रोवर पे चलता है, तो क्या हमारे पास छोटी गाड़ी है, हमारी तरफ देखेगा नहीं? ये सामाजिक खाई भी तो ध्यान में रखिए। न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, एक बच्चा है, उसके करियर के लिए आप परेशान हैं। जहां आपके सामने कोई सामाजिक समस्या रखी है, अरे होगा यार, पागल हैं आजकल के बच्चे, फंस जाते हैं। जब माफ़ कीजिएगा आपका बच्चा उसमें फंसता है, तब आप समझ पाते हैं उस दर्द को, उस तकलीफ को। तो आप अपना दायित्व क्यों नहीं निभा रहे हैं? मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जब मैं छोटा था, मेरी उम्र जो हम 50 पार कर चुके लोग हैं, हर मोहल्ले में एक राजू भैया होते थे और उनमें सारे दुर्गुण होते थे। शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे, लेकिन मोहल्ले का कोई लड़का शराब की दुकान पर या सिगरेट की दुकान पर दिखा तो राजू भैया का संत जागृत हो जाता था, ए चल घर, चल घर। और वो घर आते थे राजू भैया रात को पिताजी से कि बाबूजी हम तो बिगड़ गए, हम तो बर्बाद हो गए, लेकिन बच्चे को संभाल लीजिए, ये खराब संगत के साथ घूम रहा है। ये राजू भैया कहाँ चले गए? ढूंढिए ना, ढूंढ के लाइए ना राजू भैया को। कौन ढूंढेगा? सरकार लाएगी? चुनावी वायदा ढूंढेगा? सोच लीजिएगा भैया, जरा सोच लीजिएगा। ज़्यादा बोल गए हो तो माफ़ कर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। बने रहिए मंचल न्यूज़ पर। नमस्कार।